ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 16। यह बताता है कि ओलिवर ट्विस्ट के साथ क्या हुआ जब उसे नैन्सी ने अपने साथ ले लिया। तंग गलियां और संकरे रास्ते आखिरकार एक बड़े खुले मैदान में जाकर खत्म हुए, जहां इधर-उधर जानवरों के बाड़े और मवेशियों के बाजार के संकेत दिखाई दे रहे थे। साइक्स ने जब इस जगह पर पहुंचा तो अपनी गति धीमी कर दी, क्योंकि लड़की अब तक तेजी से चलने के कारण बहुत थक गई थी। साइक्स ने ओलिवर की तरफ मुड़ते हुए उसे कड़क आवाज में नैन्सी का हाथ पकड़ने का हुक्म दिया। सुना नहीं, साइक्स ने गुस्से से कहा जब ओलिवर झिझकने लगा और इधर-उधर देखने लगा। वे एक अंधेरी जगह में थे जहां से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था। ओलिवर ने देखा, लेकिन वह अच्छी तरह समझ गया कि विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे नैन्सी ने मजबूती से पकड़ लिया। दूसरा हाथ भी दे, साइक्स ने ओलिवर का खाली हाथ पकड़ते हुए कहा। इधर बुल्साई। कुत्ता ऊपर देखा और गुर्राया। देख लड़के, साइक्स ने ओलिवर के गले पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, अगर इसने एक भी शब्द बोला तो इसे पकड़ लेना, समझे? कुत्ता फिर से गुर्राया और अपने होठ चाटते हुए ओलिवर की तरफ ऐसे देखा जैसे तुरंत उसका गला पकड़ने का इंतजार कर रहा हो। यह इंसान जितना तैयार है उतना ही ये भी तैयार है। अगर मैं झूठ बोलूं तो अंधा हो जाऊं। साइक्स ने कुत्ते को एक खतरनाक संतोष के साथ देखा। अब तुझे पता है कि क्या करना है। जितनी जल्दी चाहे चिल्ला ले, ये कुत्ता जल्दी ही तेरा खेल खत्म कर देगा। चल लड़के। बुल्साई ने अपनी पूंछ हिलाई और ओलिवर की तरफ एक और डरावनी गुर्राहट निकालते हुए आगे बढ़ा। वे स्मिथफील्ड क्रॉस कर रहे थे। हालांकि ओलिवर को यह ग्रोवेनर स्क्वायर भी हो सकता था, क्योंकि वह इस जगह से अनजान था। रात अंधेरी और धुंधली थी। दुकानों की रोशनी भी भारी धुंध में मुश्किल से चमक रही थी, जिससे सड़कों और घरों को एक रहस्यमय रूप मिल रहा था। यह जगह ओलिवर को और भी अजीब और डरावनी लग रही थी। वे कुछ कदम चले ही थे कि एक गहरी चर्च की घंटी ने समय बताया। घंटी की पहली आवाज के साथ उसके दोनों साथी रुक गए और उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। 8 बज गए, बिल, नैन्सी ने कहा जब घंटी थम गई। मुझे बताने का क्या फायदा, मैं सुन सकता हूं। नहीं, साइक्स ने जवाब दिया। मुझे लगता है, क्या वो लोग इसे सुन सकते हैं? नैन्सी ने कहा। बिल्कुल सुन सकते हैं, साइक्स ने जवाब दिया। जब मुझे पकड़ा गया था तो बार्टलेमी का समय था और मेले में एक भी छोटी तुरही नहीं थी जिसकी आवाज मैं नहीं सुन सकता था। जब रात में मुझे बंद कर दिया गया था तो बाहर का शोर इतना था कि पुरानी जेल इतनी शांत लग रही थी कि मैं लगभग अपना सिर दरवाजे की लोहे की प्लेट पर मार देता। बेचारे, नैन्सी ने कहा, जो अभी भी घंटी की दिशा की ओर देख रही थी। ओह बिल, ऐसे अच्छे नौजवान लड़के। हाँ, बस यही तुम औरतें सोचती हो, साइक्स ने जवाब दिया। अच्छे नौजवान लड़के। खैर, अब वो मर चुके हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस तसल्ली के साथ साइक्स ने अपनी जलन को दबाने की कोशिश की और ओलिवर की कलाई को और मजबूती से पकड़कर उसे फिर से चलने के लिए कहा। रुको एक मिनट, लड़की ने कहा। अगर तुम फांसी पर चढ़ने जा रहे होते और अगली बार जब 8 बजे घंटी बजती, मैं जल्दी नहीं करती। मैं उस जगह के चारों ओर तब तक घूमती रहती जब तक मैं गिर न जाती, चाहे बर्फ जमीन पर होती और मेरे पास खुद को ढकने के लिए शॉल भी न होता। और इससे क्या फायदा होता? साइक्स ने बिना किसी भावना के पूछा। जब तक तुम कोई फाइल और 20 गज मजबूत रस्सी नहीं फेंक सकते, तुम 50 मील दूर चल रहे होते या फिर चल ही नहीं रहे होते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ और यहाँ उपदेश देना बंद करो। लड़की ने हंसते हुए अपना शॉल और कसकर लपेटा और वे आगे बढ़ गए। लेकिन ओलिवर ने महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा था
और जब उन्होंने एक गैस लैंप के नीचे से गुजरे तो देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। वे और भी कम आवाजाही वाली और गंदी गलियों में आधे घंटे तक चलते रहे, जहां बहुत कम लोग मिल रहे थे और वे भी साइक्स जैसे ही दिख रहे थे। आखिरकार वे एक बेहद गंदी और तंग गली में मुड़ गए, जो पुरानी कपड़ों की दुकानों से भरी हुई थी। कुत्ता आगे दौड़ता हुआ, जैसे जानता हो कि अब उसकी पहरेदारी की जरूरत नहीं, एक बंद दुकान के दरवाजे के सामने रुक गया। वह घर खंडहर जैसा लग रहा था और दरवाजे पर एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यह किराए पर है। ऐसा लग रहा था कि यह बोर्ड कई सालों से वहां लटका हुआ था। ठीक है, साइक्स ने सतर्कता से इधर-उधर देखते हुए कहा। नैन्सी शटर के नीचे झुकी और ओलिवर ने एक घंटी की आवाज सुनी। वे सड़क के दूसरी तरफ चले गए और कुछ पल के लिए एक लैंप के नीचे खड़े हो गए। खिड़की के धीरे धीरे उठने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से खुल गया। साइक्स ने बिना किसी तमीज के डरे हुए ओलिवर की गर्दन पकड़ ली और तीनों जल्द ही घर के अंदर थे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरा था। वे इंतजार करते रहे, जबकि जिसने उन्हें अंदर आने दिया उसने दरवाजे पर चैन और ताले लगाए। कोई यहाँ है? साइक्स ने पूछा। नहीं, एक आवाज आई जो ओलिवर को जानी पहचानी लगी। क्या बूढ़ा यहाँ है? लुटेरे ने पूछा। हाँ, आवाज ने जवाब दिया, और वह बहुत उदास रहा है। क्या वो तुम्हें देखकर खुश होगा? ओह, बिल्कुल नहीं। इस जवाब की शैली और जिस आवाज ने इसे दिया वो ओलिवर के लिए जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अंधेरे में वह बोलने वाले की आकृति भी नहीं पहचान सका। थोड़ी रोशनी करो, साइक्स ने कहा, वरना हम गिरकर अपनी गर्दन तोड़ देंगे या कुत्ते पर पैर रख देंगे। ध्यान रखना। एक पल रुको, मैं रोशनी लाता हूँ, आवाज ने जवाब दिया। बोलने वाले के दूर जाते कदमों की आवाज सुनाई दी और 1 मिनट बाद मिस्टर जॉन डॉकिंस उर्फ आर्टफुल डॉजर्स की आकृति दिखाई दी। उनके दाएं हाथ में एक छड़ी के सिरे में फंसी हुई मोमबत्ती थी। इस युवा सज्जन ने ओलिवर को पहचानने के लिए सिर्फ एक मजाकिया मुस्कान दी और फिर मुड़कर सीढ़ियों से नीचे चलने का इशारा किया। वे एक खाली रसोई पार करते हुए एक ऐसी कमरे में पहुंचे जो मिट्टी की महक से भरा था और शायद छोटे पिछवाड़े में बना था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक जोरदार हंसी सुनाई दी। ओह, मेरी टोपी, मेरी टोपी, मास्टर चार्ल्स बेट्स ने हंसी के बीच कहा, ये रहा। ओह, देखो ये रहा। ओह फेगिन, इसे देखो। फेगिन, इसे देखो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत मजेदार खेल है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मुझे पकड़े जब तक मैं अपनी हंसी निकाल न लूं। इस अनियंत्रित खुशी के साथ मास्टर बेट्स जमीन पर लेट गया और 5 मिनट तक जोर से हंसते हुए जमीन पर लाते मारता रहा। फिर उछलते हुए वह खड़ा हो गया, डॉजर से मोमबत्ती की छड़ी छीन ली और ओलिवर के चारों ओर घूमकर उसे देखने लगा, जबकि यहूदी अपनी रात की टोपी उतारकर भ्रमित लड़के के सामने कई बार झुकने लगा। इस बीच आर्टफुल, जो गंभीर स्वभाव का था और जब कोई काम चल रहा हो तब मजाक करने का आदी नहीं था, पूरी मेहनत से ओलिवर की जेबें टटोल रहा था। इसके कपड़े देखो, फेगिन, चार्ली ने मोमबत्ती को उसके नए जैकेट के इतने पास रखते हुए कहा कि वह लगभग जल ही जाता। इसके कपड़े देखो। बहुत बढ़िया कपड़ा और शानदार कट। ओह वाह, कितना मजेदार। और इसकी किताबें भी। एकदम जेंटलमैन है, फेगिन। तुम्हें अच्छा देखकर बहुत खुशी हो रही है, मेरे प्यारे, यहूदी ने झूठी विनम्रता से झुकते हुए कहा। आर्टफुल तुम्हें दूसरे कपड़े देगा, मेरे प्यारे, कहीं तुम अपने संडे वाले कपड़े खराब न कर लो। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? हम तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार कर लेते।
इस पर मास्टर बेट्स फिर जोर से हंसा, इतना जोर से कि फेगिन भी हंसने लगा और यहाँ तक कि डॉजर भी मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही आर्टफुल ने उसी समय 5 पाउंड का नोट निकाला, यह संदेह रहा कि हंसी इस खोज के कारण जागी थी या नहीं। अरे ये क्या है? साइक्स ने आगे बढ़ते हुए पूछा जब यहूदी ने नोट पकड़ा। वो मेरा है, फेगिन। नहीं नहीं मेरे प्यारे, यहूदी ने कहा। मेरा है बिल, मेरा। तुम्हें किताबें मिल जाएंगी। अगर ये मेरा नहीं है, बिल साइक्स ने अपना टोपी पहनते हुए कहा, ये मेरा और नैन्सी का है। मैं लड़के को वापस ले जाऊंगा। यहूदी चौंक गया। ओलिवर भी चौंक गया, हालांकि एक अलग कारण से, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह बहस सचमुच उसे वापस ले जाने पर खत्म हो जाएगी। आओ दे दो। क्या करोगे? साइक्स ने कहा। यह उचित नहीं है बिल, उचित नहीं है ना? नैन्सी यहूदी ने पूछा। उचित हो या न हो, साइक्स ने जवाब दिया, दे दो, मैंने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि नैन्सी और मेरे पास इतना कीमती समय है कि हम हर उस लड़के के पीछे भागते रहें और उसे पकड़ते रहें जिसे तुमने पकड़ा है? यहाँ लाओ, तुम लालची बुड्ढे, यहाँ लाओ। इस हल्की सी चेतावनी के साथ मिस्टर साइक्स ने यहूदी की उंगलियों से नोट खींच लिया और उसे ठंडे मन से देखते हुए नोट को मोड़ा और अपनी रुमाल में बांध लिया। ये हमारी मेहनत का हिस्सा है, साइक्स ने कहा, और ये भी काफी नहीं है। किताबें तुम रख लो, अगर पढ़ने का शौक है। अगर नहीं है तो बेच देना। किताबें बहुत सुंदर हैं, चार्ली बेट्स ने कहा, जो कई तरह के मुंह बनाकर किताबों में से एक को पढ़ने का दिखावा कर रहा था। बहुत बढ़िया लिखावट है ना? ओलिवर। जैसे ही ओलिवर ने डरते हुए अपने सताने वालों की ओर देखा, मास्टर बेट्स, जो मजाकिया बातों को समझने में माहिर था, फिर से जोरदार हंसी में फूट पड़ा और पहले से भी ज्यादा जोर से हंसा। ये किताबें उस बूढ़े सज्जन की हैं, ओलिवर ने हाथ मलते हुए कहा, उस भले दयालु बूढ़े सज्जन की, जिन्होंने मुझे अपने घर में लिया और मेरा इलाज कराया जब मैं बुखार से मरने की हालत में था। कृपया उन्हें वापस भेज दो, किताबें और पैसे उन्हें लौटा दो। मुझे सारी जिंदगी यहीं रखो, लेकिन प्लीज प्लीज उन्हें वापस भेज दो। वो सोचेंगे कि मैंने उन्हें चुराया है। वो बूढ़ी औरत और सभी जो मेरे साथ दयालु थे, सोचेंगे कि मैंने चोरी की है। ओह, मुझ पर दया करो और उन्हें वापस भेज दो। इन शब्दों के साथ, जिन्हें ओलिवर ने भावुक दुहक के साथ कहा, वह यहूदी के पैरों में गिर पड़ा और निराशा में अपने हाथ पीटने लगा। लड़का सही कह रहा है, फेगिन ने चारों ओर देखते हुए और अपनी झुकी हुई भौहों को कसते हुए कहा। तुम सही हो ओलिवर, तुम सही हो। वो सोचेंगे कि तुमने इन्हें चुराया है। हाँ हाँ, यहूदी ने हाथ मलते हुए हंसकर कहा, यह इससे बेहतर नहीं हो सकता था अगर हम खुद समय चुनते। बिल्कुल नहीं हो सकता था, साइक्स ने जवाब दिया। मैंने तो तभी समझ लिया था जब मैंने उसे क्लर्कनवेल से किताबें लेकर आते देखा। सब ठीक है। वे दिल के नरम हैं, वरना उसे घर में लेते ही नहीं, और वे उससे कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि उन्हें मुकदमा करना पड़ेगा और उसे जेल भेजना पड़ेगा। वो अब सुरक्षित है। ओलिवर ने इन शब्दों के दौरान एक से दूसरे की ओर देखा, जैसे वो उलझन में हो और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे ही बिल साइक्स ने अपनी बात खत्म की, वह अचानक खड़ा हो गया और कमरे से तेजी से भाग निकला, चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारने लगा, जिससे पुराना घर छत तक गूंज उठा। कुत्ते को पीछे रोको, बिल, नैन्सी ने दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया और दरवाजा बंद कर दिया, जबकि यहूदी और उसके दो साथी ओलिवर का पीछा कर रहे थे। कुत्ते को पीछे रोको, वो लड़के को मार डालेगा। अगर ऐसा हुआ तो सही ही होगा, साइक्स ने कहा, खुद को लड़की की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए। मुझसे दूर हटो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर दीवार पर दे मारूंगा।
मुझे इसकी परवाह नहीं बिल, मुझे इसकी परवाह नहीं, लड़की चिल्लाई। आदमी के साथ संघर्ष करते हुए बच्चे को कुत्ते से नहीं मरने दूंगी जब तक तुम पहले मुझे नहीं मार देते। नहीं मरने दूंगी, साइक्स ने दांत भींचते हुए कहा। मैं जल्दी ही ये कर दूंगा अगर तुम दूर नहीं हुई। चोर ने लड़की को कमरे के एक कोने में धकेल दिया। तभी यहूदी और उसके दो साथी ओलिवर को घसीटते हुए वापस लौटे। यहाँ क्या हो रहा है? फेगिन ने चारों ओर देखते हुए पूछा। लड़की पागल हो गई है शायद, साइक्स ने क्रूरता से कहा। नहीं, वो पागल नहीं है, नैन्सी ने संघर्ष के बाद पसीने से तर और बेजान होते हुए कहा। नहीं, वो पागल नहीं है फेगिन, ऐसा मत सोचो। तो फिर चुप रहो, ठीक है, यहूदी ने धमकी भरी नजर से कहा। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी, नैन्सी ने जोर से बोलते हुए जवाब दिया। आओ, तुम्हें क्या लगता है अब? फेगिन नैन्सी जैसी लड़कियों के स्वभाव और व्यवहार को अच्छी तरह समझता था और उसे यकीन था कि अभी उससे और बात करना सुरक्षित नहीं होगा। सबका ध्यान भटकाने के लिए उसने ओलिवर की तरफ रुख किया। तो तुम भागना चाहते थे मेरे प्यारे, है ना? यहूदी ने कहा, जो आग के कोने में पड़ा एक नुकीला और गांठदार डंडा उठा रहा था। ओलिवर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह यहूदी की हरकतों को देख रहा था और तेजी से सांस ले रहा था। मदद बुलाना चाहते थे, पुलिस को बुलाया, है ना? यहूदी ने व्यंग्य करते हुए कहा, लड़के का हाथ पकड़ते हुए। हम तुम्हें इसका इलाज करेंगे मेरे छोटे मालिक। यहूदी ने ओलिवर की पीठ पर जोर से डंडा मारा और जब वह दूसरी बार उसे उठाने वाला था तो लड़की ने तेजी से आगे बढ़कर डंडा उसके हाथ से छीन लिया। उसने उसे इतनी जोर से आग में फेंका कि कुछ जलते हुए कोयले कमरे में बिखर गए। मैं खड़ी होकर ये नहीं देखूंगी, फेगिन, लड़की चिल्लाई। तुम्हारे पास लड़का है और क्या चाहिए तुम्हें? उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, वरना मैं तुम में से किसी पर ऐसा निशान छोड़ूंगी जिससे मुझे वक्त से पहले फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लड़की ने जोर से पैर जमीन पर पटका और अपने होंठ दबाते हुए हाथों को कसकर बंद कर बारी बारी से यहूदी और दूसरे चोर को देखा। उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह सफेद हो गया था। अरे नैन्सी, यहूदी ने शांति से कहा। थोड़ी देर के बाद जब उसने और मिस्टर साइक्स ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, तुम आजकल और भी चतुर हो गई हो। हाँ हाँ प्यारी, तुम बहुत अच्छा अभिनय कर रही हो। क्या मैं? लड़की ने कहा। ध्यान रखना कि मैं हद से ज्यादा न कर जाऊं। अगर मैंने कर दिया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा फेगिन, और इसलिए मैं तुम्हें अभी से बता रही हूं कि मुझसे दूर रहो। जब कोई औरत गुस्से में होती है, खासकर जब उसमें निराशा और लापरवाही जैसी भावनाएं भी शामिल हो जाती हैं, तो उसे भड़काने की हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है। यहूदी ने देख लिया था कि नैन्सी के गुस्से को और बढ़ाना बेकार होगा और वह खुद ब खुद कुछ कदम पीछे हट गया। उसने साइक्स की तरफ देखा, जैसे इशारा कर रहा हो कि वह ही इस बातचीत को आगे बढ़ाने का सबसे सही इंसान है। मिस्टर साइक्स, जिनसे मूक रूप से अपील की गई थी और शायद खुद का अभिमान भी दांव पर था, नैन्सी को शांत करने के लिए गालियों और धमकियों की झड़ी लगा दी। लेकिन जब इसका लड़की पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने और ठोस तरीके अपनाए। तुम्हारा मतलब क्या है? साइक्स ने गुस्से में पूछा और एक अभद्र गाली दी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और क्या हो? ओह हाँ, मुझे सब पता है, लड़की ने हंसी में कहा और सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाते हुए उदासी का दिखावा करने की कोशिश की। तो फिर चुप रहो, साइक्स ने गुर्राते हुए कहा, जैसे वह अपने कुत्ते को डांट रहा हो, वरना मैं तुम्हें बहुत लंबे समय तक चुप कर दूंगा। लड़की फिर से हंसी, पहले से भी ज्यादा बेकाबू होकर, और साइक्स को एक नजर डालते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया और अपने होंठ को इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया।
तुम तो बहुत ही अच्छी निकली, साइक्स ने तिरस्कार से उसे देखते हुए कहा। इंसानियत और शराफत की बात करने वाली लड़के की दोस्त बनने के लिए तुम बहुत ही सही हो। भगवान मेरी मदद करे, मैं हूँ, लड़की ने जोर से कहा। और काश मैं सड़क पर मर गई होती, या आज रात जिनके पास से हम गुजरे थे उनसे जगह बदल ली होती, इससे पहले कि मैं उसे यहाँ लाने में हाथ लगाती। अब वो एक चोर, झूठा और शैतान है। आज रात से हर बुरी चीज उसमें है। क्या इतना ही काफी नहीं है उस बूढ़े दुष्ट के लिए, बिना उसे मारने के? चलो चलो साइक्स, यहूदी ने उसे समझाने के लहजे में कहा और लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा जो सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। हमें सभ्य बातें करनी होंगी, सभ्य बातें, बिल। सभ्य बातें, लड़की चिल्लाई, जिसका गुस्सा देखने लायक था। सभ्य बातें, तुम दुष्ट। हाँ, तुम मुझसे ये हकदार हो। जब मैं इस ओलिवर जितनी छोटी भी नहीं थी तब से तुम्हारे लिए चोरी करती आई हूँ, उसने ओलिवर की ओर इशारा किया। मैं 12 साल से इसी धंधे में हूँ और इसी सेवा में काम कर रही हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं? बोलो, क्या तुम्हें पता नहीं? अच्छा अच्छा, यहूदी ने शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, और अगर तुमने किया भी है तो यही तुम्हारा रोजगार है। हाँ, यही है, लड़की ने कोई जवाब नहीं देते हुए लेकिन एक ही सांस में जोर से चिल्लाते हुए कहा, यही मेरा रोजगार है। ठंडी, गंदी, भीगी सड़कों पर मेरा घर है और तुम ही वह दुष्ट हो जिसने मुझे वहां धकेला और जो मुझे वहां दिन रात रहने पर मजबूर करेगा जब तक मैं मर न जाऊं। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, यहूदी ने गुस्से से कहा, इन तानों से तंग आकर, ऐसा नुकसान जो इससे भी बुरा होगा अगर तुमने ज्यादा कुछ कहा तो। लड़की ने और कुछ नहीं कहा लेकिन अपने बाल और कपड़े फाड़ते हुए इतनी तेजी से यहूदी पर झपटी कि अगर साइक्स ने सही समय पर उसकी कलाई न पकड़ी होती तो उसने यहूदी पर अपनी बदले की छाप छोड़ दी होती। इसके बाद उसने थोड़ी कोशिश की लेकिन फिर बेहोश हो गई। अब यह ठीक है, साइक्स ने उसे एक कोने में लिटाते हुए कहा। जब ये इस तरह से गुस्से में होती है तो इसके हाथ बहुत ताकतवर होते हैं। यहूदी ने अपना माथा पोंछा और ऐसे मुस्कुराया जैसे यह सब खत्म होने पर उसे राहत मिली हो। लेकिन न तो उसने, न साइक्स ने, न कुत्ते ने और न ही लड़कों ने इसे किसी खास घटना के रूप में देखा, बल्कि यह तो उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा था। औरतों के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी होती है, यहूदी ने अपना डंडा वापस रखते हुए कहा, लेकिन वे चालाक होती हैं और हमारे धंधे में उनके बिना काम नहीं चल सकता। चार्ली, ओलिवर को सोने के लिए ले जाओ। मुझे लगता है कि इसे कल अपने सबसे अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फेगिन, है ना? चार्ली बेट्स ने पूछा। बिल्कुल नहीं, यहूदी ने जवाब दिया और चार्ली के सवाल पर हंसते हुए हामी भरी। मास्टर बेट्स अपने काम से बहुत खुश होकर फटी हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर ओलिवर को पास वाले रसोई घर में ले गया, जहां पहले भी उसने कुछ बिस्तरों पर सोया था। वहां बार बार हंसी में फूटते हुए उसने वही पुराने कपड़े निकाले जिन्हें पहनना छोड़कर ओलिवर ने मिस्टर ब्राउनलो के यहाँ जाने पर खुद को बधाई दी थी और जिनकी पहली झलक यहूदी को तब मिली थी जब उसने उन्हें उस व्यापारी से खरीदा था जिसने ओलिवर के ठिकाने का पता बताया था। अच्छे कपड़े उतारो, चार्ली ने कहा, और मैं उन्हें फेगिन को दे दूंगा ताकि वह उनका ख्याल रखे। यह कितना मजेदार है। बेचारा ओलिवर अनिच्छा से मान गया। मास्टर बेट्स नए कपड़ों को अपनी बगल में दबाकर कमरे से निकल गया, ओलिवर को अंधेरे में छोड़कर, और दरवाजा बंद कर दिया। चार्ली की हंसी की आवाज और मिस बेट्सी की आवाज, जो अपनी दोस्त पर पानी फेंकने और उसकी तबीयत ठीक करने के लिए मौके पर आ गई थी, शायद किसी और खुशहाल स्थिति में किसी को भी जगाए रखती। लेकिन ओलिवर बीमार और थका हुआ था और वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गया।